Hello everyone, welcome to first class of our BPSC prelims batch. दिस इज़ एन ओरिएंटेशन सेशन। ये सिर्फ एक ओरिएंटेशन सेशन है और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बैच में हम प्रोसीड करेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने मैसेज करा कि सर आप कौन से सोर्सेज को फॉलो करोगे इस सिलेबस को फिनिश करवाने के लिए, जो बीपीएससी में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे उसके लिए कौन सा सोर्स फॉलो करोगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर इस बैच के अलावा मुझे और क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। इन सभी सवालों का जवाब देंगे, राइट। और साथ ही साथ आपको पहले बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें कौन से सब्जेक्ट की कितनी रेलेवेंस थी। लास्ट ईयर जो पेपर आया था बीपीएससी का उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन था वो था हिस्ट्री का। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द पेपर हिस्ट्री का ही था, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न मिला के, राइट। हिस्ट्री में जो नेशनल मूवमेंट्स वगैरह पूछे गए थे उसमें बिहार के रोल को भी एम्फेसाइज किया गया था। मतलब बिहार स्पेशल हिस्ट्री और पॉलिटी में आपको देखने को मिली थी थोड़ी थोड़ी, राइट। ज्योग्राफी में सिंपल इंडियन ज्योग्राफी से नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन आए थे, राइट, जो कि आप इग्नोर कर देते हो। कुछ बिहार स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही पूछा था, राइट। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और रिसेंट डेवलपमेंट्स भी पूछे थे ज्योग्राफी में, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड था, राइट। सिमिलरली पॉलिटी सबसे इजी सेक्शन अगर कोई होगा तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला होगा। इससे 13 से 15 क्वेश्चन आए थे, सब आसान आए थे। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं तो यू विल इजिली बी एबल टू सॉल्व द पॉलिटी क्वेश्चंस। बस पॉलिटी के बेस स्ट्रांग होने चाहिए। सिमिलरली इकोनॉमी में नेशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूछा था, बिहार की इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन थे, बजट एलोकेशंस के बारे में क्वेश्चन थे, रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो याद रखना इस बैच में हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, ठीक है, नॉट ओनली बिहार स्पेसिफिक बट पूरे नेशनल लेवल का। और हम सारे सब्जेक्ट्स ही फिनिश करेंगे, नॉट ओनली बिहार स्पेशल। बहुत लोगों को लग रहा था सर बिहार स्पेशल कवर करने के लिए बैच है, नहीं, ये सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे इस बैच में, राइट। फिर देखो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों के जो फंडामेंटल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं ना वही पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक नहीं पूछा जाता है इसमें। रिसेंट साइंटिफिक अचीवमेंट्स करंट अफेयर्स में आएगा, बट वैसे जनरल साइंस ही पूछी जाती है। करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो आपका नेशनल लेवल का करंट अफेयर भी रहेगा और बिहार स्पेसिफिक भी रहेगा। तो दोनों को लेके आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत क्या मतलब, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, राइट। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बायोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी से, क्लाइमेट चेंज से, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से, राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर क्वेश्चन के वेटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, उसके बाद ज्योग्राफी से और फिर पॉलिटी से, राइट। आप देखोगे तो इकोनॉमी से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 8 से 10 सवाल ही आए हैं। अगेन जनरल साइंस से फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। अगर हिस्ट्री के बाद कोई है तो जनरल साइंस है, यानी कि अगर आपने हिस्ट्री और जनरल साइंस पे कमांड कर ली तो मतलब बहुत स्ट्रांग गेम हो जाएगा आपका पेपर में, राइट। सिमिलरली करंट अफेयर से 20-22 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने कोई दो सब्जेक्ट जो पावरफुल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और साइंस और प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों पे अगर अच्छे से कमांड कर ली, राइट, और बाकी सब्जेक्ट्स अगर हमारे बैच में हमारे साथ अच्छे से याद कर लिए तो फिर आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा पूरा बैच, राइट। सबसे पहले जो आपका ये सवाल है कि इस बैच के अलावा, ये हमारे जो लेक्चर्स आएंगे इनके अलावा आपको और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन आई से इट, आई टेक फुल गारंटी कि जितनी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा, बल्कि आपको याद करवाऊँगा। अगर आपने लेक्चर सिंसियरली देखे, रेगुलर देखे, बैकलॉग्स नहीं किया और प्रॉपरली रिवाइज करते रहे तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। आप ही करोगे और आप ही फिर मुझे बताओगे बाद में, ठीक है। और ये मेरी टीचिंग स्किल्स का कमाल होगा कि कैसे मैं आपके दिमाग में चीज़ों, फैक्ट्स को इम्प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो हैव फुल फेथ ऑन योर मेंटर्स। इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा और कुछ सब्जेक्ट्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको। सिमिलरली ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें अंशुल सर पढ़ाएंगे। अगेन इकोनॉमी भी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे हम दोनों मिलकर पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि हाउ वी विल अप्रोच द सिलेबस, राइट। दूसरा क्वेश्चन था कि हमारा सोर्स क्या होगा पढ़ाने का, राइट। हमारा सोर्स मार्केट में अवेलेबल सबसे प्रीमियम सोर्स है, जो कि है PYQ, राइट। हम एक PYQ को उठाएंगे और उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। जैसे एक्सट्रीमिस्ट ने मॉडरेट्स पे अटैक करा था, उसी तरह से हम PYQs पे अटैक करेंगे। और PYQs को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको जैसे एक PYQ पढ़ाया तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, राइट। एक तरह से जैसे हम यूपीएससी में रिवर्स इंजीनियरिंग बैच चलाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ताकि PYQs के थ्रू ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, राइट। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, आपको लगेगा भी कि आप रेलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे हो, राइट। और PYQs के ही आसपास क्वेश्चन आते भी हैं, तो आपको पैटर्न पता चलेगा कैसे ऑप्शन फ्रेम हो रहे हैं, राइट, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के ऑप्शन फ्रेम हो रहे हैं। इससे हमेशा टच में रहोगे, तो साथ ही साथ आपका PYQ भी कवर होता रहेगा और सिलेबस फिनिश होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन देखो, Which Indian leader for the first time used the safety valve theory to attack the moderates in the Congress?
ठीक है। अब इसका आंसर है लाला लाजपत राय। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या थी, किसने दी, लाला लाजपत राय ने इसको क्यों यूज़ किया, ये पता होना चाहिए। ठीक है। हर पीवाईक्यू को हम 3 फ्रंट से अटैक करेंगे, 3 फ्रंटल अटैक होगा एक पीवाईक्यू पे। पहले तो हम पता करेंगे कि ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी थी क्या, किसने दी थी, किस बारे में थी। ठीक है। अगर दोबारा कभी इससे क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। दूसरा हमारा अटैक होगा ऑप्शंस पे। ये जो ऑप्शंस दिए हैं इन लोगों के बारे में भी थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए, बिकॉज अगली बार इनमें से किसी एक पे कोई फैक्ट पूछा जाएगा, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इनकी वो पता होनी चाहिए। तीसरा जो अटैक होगा वो होगा और ऐसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई थ्योरी पूछ ली तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में और ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 फ्रंटल अटैक हम हर पीवाईक्यू पे करेंगे ताकि आपका एक एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज हो, राइट। इसमें हम पहले प्रायोरिटी देंगे लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज़ को, राइट। अगर टाइम बचा तो हम पीछे भी जाएंगे, अदरवाइज हम 10 साल के पीवाईक्यूज़ के थ्रू पूरा सिलेबस कवर करेंगे, राइट। और आई थिंक अभी जब आप देखोगे तो आपको समझ भी आएगा, येस सिलेबस फिनिश करने के लिए तो 2 साल के पीवाईक्यू ही काफ़ी हैं, बट फिर भी हम 10 साल के करेंगे, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था, पहले फर्स्ट अटैक होगा, हम पढ़ेंगे सेफ्टी वाल्व थ्योरी की थी क्या। ठीक है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये कहती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी टू एक्ट एज अ सेफ्टी वाल्व। कुकर पे सेफ्टी वाल्व होता है ना, उस तरह से, ताकि जो ग्रोइंग डिस्कंटेंट बढ़ रहा है इंडियंस के बीच में वो कहीं वॉयलेंट रिवेलियन में कन्वर्ट ना हो जाए। इंडियंस जगह जगह ब्रिटिशर्स की बुराई कर रहे थे, उनके मन में एक डिस्कंटेंट था, वो डिस्कंटेंट इतना ना बढ़ जाए कि 1857 की तरह फिर से कोई क्रांति हो जाए, इसलिए ब्रिटिशर्स ने बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है। ये एक थ्योरी थी, ठीक है, ऐसी थ्योरी मानी जाती थी उस टाइम पे। किसने बनाई थी इस थ्योरी को, किसने बनाया सबसे पहली बार? इस थ्योरी को बनाने का क्रेडिट जाता है ए.ओ. ह्यूम को, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को क्रेडिट जाता है, राइट। कहा जाता है कि उनके पास कोई सीक्रेट इंटेलिजेंस आया था कि 1857 की तरह फिर से कोई रिवॉल्ट होने वाला है, इसलिए कुछ ऐसा बना दो जिससे इंडियंस थोड़ा सा खुश हो जाए, राइट। इसी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की थ्योरी को यूज़ किया था लाला लाजपत राय ने पहली बार कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी फाउंड किसने करी थी, तो आंसर होता ए.ओ. ह्यूम। मगर क्वेश्चन आया था किसने सबसे पहली बार इंडिया में उसको यूज़ किया था अगेंस्ट कांग्रेस, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। इन्होंने मॉडरेट्स को अटैक करने के लिए इस थ्योरी का यूज़ किया था। अपनी राइटिंग्स और स्पीचेस में लाला लाजपत राय ने लिखा था कि कांग्रेस जेन्युइनली नेशनलिज्म से बॉर्न होकर नहीं आई है, कांग्रेस को इनकरेज किया है ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, ताकि कहीं ना कहीं एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म बन के रहे कांग्रेस, राइट। तो ये हमारी सेफ्टी वाल्व थ्योरी थी पहली बात। तो एक्सट्रीमिस्ट ने इस थ्योरी को क्यों यूज़ किया? मॉडरेट पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। आपको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिफरेंस पता होगा, राइट, कि एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, बहुत ज़्यादा उग्र रहते थे अपने डिमांड्स को लेकर के, डायरेक्ट डिमांड्स होती थी उनकी। मॉडरेट्स वहीं प्रेयर्स, पटिशंस, प्रोटेस्ट पे बिलीव करते थे, राइट। तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि एक्सट्रीमिस्ट ने मॉडरेट्स को अटैक करने के लिए इस सेफ्टी वाल्व थ्योरी का यूज़ किया, ठीक है। कहा कि कांग्रेस ब्रिटिश पैट्रोनेज के अंदर बनी हुई है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट अटैक पीवाईक्यू पे कि हमने सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या थी उसको समझ लिया, राइट। क्यों एक्सट्रीमिस्ट ने उसको मॉडरेट्स के अगेंस्ट यूज़ किया था इसको भी समझ लिया। याद रखना उतना ही पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा डीप में इस थ्योरी के जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे इस थ्योरी की इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, जितना बता दिया उतना काफ़ी है। हमारा जो सेकंड अटैक इस पीवाईक्यू होगा, जो हमारे बाकी ऑप्शंस दिए हैं जैसे विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनके बारे में थोड़ा जानना। जैसे विपिन चंद्र पाल जो थे उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये लाल बाल पाल ट्रायो में जो होता है ना, वो पाल जो है वो यही थे, विपिन चंद्र पाल, राइट। विपिन चंद्र पाल वॉज द पाल। लाल कौन था? लाला लाजपत राय। और बाल कौन था? बाल गंगाधर तिलक। तो ये लाल बाल पाल तीनों ही आपके ऑप्शन में थे, राइट। और ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। विपिन चंद्र पाल स्वदेशी मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्से लिया था उन्होंने, और इन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी को कभी यूज़ नहीं किया क्रिटिसाइज करने के लिए कांग्रेस को, राइट। उसके ओरिजिन में इनका कोई योगदान नहीं है। विपिन चंद्र पाल के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ही वॉज नोन एज फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थाट्स इन इंडिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थाट्स इन इंडिया, तो वो हमारे विपिन चंद्र पाल थे। देखो नोट्स में सब कुछ नहीं लिखा रहेगा, आपको साथ में पेन पेपर लेकर भी बैठना है टू डू द वैल्यू एडिशन इन दिस नोट्स, राइट। तो जैसे मैंने ये फैक्ट बताया, पेन पेपर लो और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं लेक्चर में बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें आपको
लिखनी है खुद से, ओके। क्योंकि मुझे पता है इवेंचुअली ये नोट्स जो है वो शेयर हो जाते हैं, तो लेक्चर में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो सिर्फ नोट्स पढ़ें उनको ना पता हो बात, राइट। बात करें लाला लाजपत राय की, जो कि करेक्ट आंसर था, वो पंजाब केसरी इनको बोलते थे, राइट। फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इसको बोलते थे लोक सेवक मंडल। क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, लोक सेवक मंडल लिखा रहे या फिर सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लिखा रहे। दोनों के फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय। ये 1921 में दिल्ली में नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था एक, राइट। 1921 में तो ये एक्चुअली लाहौर में बनाया गया था, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया था न्यू दिल्ली में आफ्टर पार्टीशन, राइट। अब ये जो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है, इसको आप कंफ्यूज मत करना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से, क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, राइट, सोशल रिफॉर्म्स के लिए। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। लाला लाजपत राय की डेथ साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था, उस दौरान हुई थी, राइट, 1928 में। ये साइमन कमीशन क्या था, क्यों आया था, ये हम आगे पढ़ेंगे, जब इस पर क्वेश्चन आया हुआ है वो देखेंगे तब, राइट। इसके अलावा जो रिवोल्यूशनरी यूथ था इंडिया में, उसके मेंटोर कहलाते थे लाला लाजपत राय। जब इनकी डेथ हुई तो उसी से गुस्सा होकर भगत सिंह वगैरह ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए थे, राइट, अपने अप्रोच में। बाकी आपको पता होना चाहिए कि लाला लाजपत राय ने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। ये सारी बुक्स किसकी हैं? लाला लाजपत राय की हैं, ओके। सिमिलरली हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में भी और फैक्ट्स देखेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ साइड एंड आई शैल हैव इट। ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर और मराठा जैसे न्यूज़पेपर्स लॉन्च किए थे, जो कि ब्रिटिश की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते थे, राइट। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे ये। साथ ही साथ इन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए कुछ फेस्टिवल्स लॉन्च किए थे, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, राइट। बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा रोल था होम रूल लीग मूवमेंट में भी 1960 में, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। सिमिलरली दादा भाई नौरोजी के बारे में पता होने चाहिए। ही वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछे भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को जन्म दिया था। ये थ्योरी क्या थी, अभी आगे पढ़ेंगे, राइट। इनके एक मेजर वर्क था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट, ये इनकी बुक का नाम था। इनके अचीवमेंट क्या थे? ही वॉज फर्स्ट इंडियन एमपी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, और ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। तो इनके बारे में इतने फैक्ट्स और नहीं थे। कौन, ऐसे क्वेश्चन है, कौन था जो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहा था? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक। या दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो 3 बार बने थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इतने फैक्ट्स आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में पता होने चाहिए। हमने 2 अटैक किया इस क्वेश्चन पे। पहला तो हमने इस कॉन्सेप्ट समझा, और तीसरा हमने इन चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया, अगर आगे भी इनसे कोई क्वेश्चन आए तो। जो हमारा थर्ड अटैक होगा इस PIQ पे, वो होगा कि ऐसी और कितनी थ्योरीज है मॉडर्न इंडिया में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दी थी, मैंने आपको बता ही दिया। इन्होंने बोला था कि ब्रिटिश ही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया से लगातार वेल्थ को ब्रिटेन ले जाने के लिए, राइट। वो लोग इंडियंस के पैसे से ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सैलरी पे करते हैं, पेंशन देते हैं, राइट। इसीलिए उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी थ्योरी को सपोर्ट करते थे RC दत्त और MG रानाडे जैसे लोग, राइट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिस्ट का नाम दे देता है और किस तरह से उसने एक ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया था, उससे मैच करने के लिए। तो याद रखना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऐसे ही एक और इकोनॉमिक क्रिटिक थे जिनका नाम था RC दत्त, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बुक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। याद रखना कि जहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, यानी DD है, तो वो दादा भाई नौरोजी हैं, राइट। ड्रेन हो रहा है तो पॉवर्टी आएगी, ये दोनों दादा भाई नौरोजी की हैं, राइट। सिमिलरली इकोनॉमिक क्रिटिक की बात आए तो वो RC दत्त है। इन्होंने और तो दादा भाई नौरोजी भी इकोनॉमिक क्रिटिक है, बट इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। इनकी एक और बुक बहुत फेमस थी जिसका नाम है, नोट कर लो, इंडिया इन विक्टोरियन एज। इंडिया इन विक्टोरियन एज, ये भी RC दत्त की बुक थी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, RC दत्त का पूरा नाम क्या था? रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त। तो कई बार एग्जाम में RC की जगह रोमेश चंद्र पूरा नाम लिख के आ जाएगा, तो डरना मत। याद रखना कि RC दत्त भी एक इकोनॉमिक क्रिटिक थे। इनके बुक का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट।
सेफ्टी वाल्व थ्योरी मैंने आपको बता ही दिया, एओ ह्यूम ने फाउंड की थी और इसको क्रिटिकली यूज़ किया था लाला लाजपत राय ने अगेंस्ट कांग्रेस, राइट। सिमिलरली थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ये किसने यूज़ की थी? श्री अरविंदो ने। इन्होंने बोला था इंडियन नेशनलिज्म जो है वो स्पिरिचुअल है, एक डिवाइन मिशन है, एक कल्चरल अवेकनिंग के लिए है, ठीक है। इन्होंने नेशनलिज्म को सनातन धर्म के बोल दिया था कि राष्ट्रवाद जो है वही सनातन धर्म है। तो ये बात किसने की थी? श्री अरविंदो घोष ने, राइट। ऐसे ही पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने बोला था कि इंडियन को ब्रिटिश को पैसिवली रेजिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपना करके, नॉन कोऑपरेशन करके इंडियंस को पैसिवली रेजिस्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स को, जैसे कि इसी को नाम दिया गया पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी, ठीक है। बाद में यही चीज़ गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह में डेवलप की गई। जो पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी थी ना तिलक की, इसी को डेवलप किया गया आगे चल के सत्याग्रह वाली थ्योरी में। गांधी जी की दो थ्योरी थी, सत्याग्रह थ्योरी और ट्रस्टीशिप थ्योरी, ठीक है। सत्य और ट्रस्ट की जब बात आएगी तो गांधी जी का नाम याद रखना, राइट। पैसिवली रेजिस्ट करने की बात आएगी तो बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखना, राइट। अब ये सब बहुत इजी फैक्ट्स हैं, इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। जहाँ पे ट्रिवियल फैक्ट्स आएंगे वहाँ पे मैं आपको ट्रिक के थ्रू भी याद करवाऊंगा, राइट। ट्रिक्स से खुद को ओवरलोड नहीं करना है, ट्रिक्स का इस्तेमाल वहीं करना है सिर्फ जहाँ उनकी सच में ज़रूरत हो, राइट। अब यहाँ पे सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का था वो कहीं ना कहीं एक ट्रुथ फोर्स की बात करते थे, जो कि एक्सट्रीम अहिंसा वाला कॉन्सेप्ट था, पूरी तरह से नॉन वायलेंस के थ्रू, ठीक है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, पूरी तरह से नॉन वायलेंट रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे हम, राइट। और हम सेल्फ सफरिंग को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? सेल्फ सफरिंग को, अपने आप को सफ़र करवाएंगे। हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ठीक है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? टू चेंज द हार्ट ऑफ अपोनेंट। जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हार्ट को हम चेंज कर सकें, सत्याग्रह, राइट, ये कोशिश थी। वहीं जो पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी थी थोड़ी सी नॉन कोऑपरेशन वाली थी कि हम आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपको चेंज करना नहीं चाह रहे हैं, हम आपके साथ कोऑपरेशन के लिए रेडी ही नहीं है। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस है, इसको समझ लेना, राइट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, राइट, जो भी सोसाइटी के वेल्थ है उसको एज ए ट्रस्टी की तरह यूज़ करना चाहिए वेल्दी लोगों को, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी, सत्याग्रह थ्योरी, पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है किसने दी थी ये थ्योरी। टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना की, बहुत फेमस है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, इसमें भी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना होगा बट वो गलत होगा, क्योंकि ये थ्योरी दी थी सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने बोला था मुस्लिम शुड हैव सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी आता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू ने बात करी उसकी, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन आएगा कि भाई एक्सट्रीम नेशनलिज्म इंडिया में कौन लाया? पहले तो लाल बाल पाल वाला ट्रायो था वो लेकर आए, ठीक है। तीन तरह के नेशनलिज्म इंडिया में थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, दूसरा रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ये भगत सिंह का था, और सोशलिस्ट नेशनलिज्म सुभाष चंद्र बोस का, राइट। कल्चरल नेशनलिज्म या कल्चरल रेनेसां की बात करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। इन्होंने बोला कि इंडिया का नेशनलिज्म इंडिया के कल्चर में, रिलीजन में, सिविलाइजेशन में ही रूटेड है। इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा था, राइट। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम याद रखना। एक थ्योरी है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की थ्योरी, जो कि दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी, ठीक है। ये थ्योरी कहती थी कि जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट ह्यूमन बीइंग पे फोकस होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे, उसके माइंड पे, उसके इंटेलेक्ट पे, उसके सोल पे, इन चीज़ों पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन्होंने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन सब का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करा था डेवलपमेंट के बारे में, राइट। इन्होंने बोला ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ इकोनॉमिक एनिमल्स नहीं है, उन्हें उनके अपने मॉरल हैं, उनके अपने कल्चर हैं और स्पिरिचुअल नीड्स हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी सही मायने में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कैपिटलिज्म जो है वो सिर्फ प्रॉफिट और इंडिविजुअल से फोकस करता है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म कहीं ना कहीं स्टेट और इक्वालिटी पे फोकस करता है, राइट। लेकिन जो इनकी थ्योरी थी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की थ्योरी, इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब लोग जो इंटेग्रल होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन है उसको इग्नोर करता है, राइट। कंप्लीट ह्यूमन की बात करी इन्होंने बोला ह्यूमन के 4 डायमेंशंस होते हैं, बॉडी, माइंड, सोल, राइट, और इंटेलेक्ट। तो इन डायमेंशंस को इग्नोर किए बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट इन सभी चारों चीज़ों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें करी थी दीनदयाल उपाध्याय ने। इंडिया में रेनेसां की शुरुआत करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। आर्यन रिवाइवल की बात करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राइट। इसके बारे में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। रामकृष्ण मिशन फिलॉसफी दी थी स्वामी विवेकानंद ने। तो आपने देखा सेफ्टी वाल्व थ्योरी के अराउंड घूमती हुई, ठीक है। उसके जैसी और बहुत सी थ्योरीज हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जितनी पॉसिबल थी उतनी मैंने देख ली। इसके अलावा कुछ फालतू की जिनसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एट विच वाइसरॉय वाज द बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली, राइट। तो लॉर्ड हार्डिंज पे बम फेंका गया था,
ओके, पहले हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि बम क्यों फेंका गया था। उसके बाद हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे, इन चारों ऑप्शंस में इनके टाइम पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी इन चारों के टाइम पे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि इस टॉपिक से जुड़े हुए और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। याद रखना, ये जो हार्डिंज पे बम फेंका गया था इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं या फिर हार्डिंज बम केस बोलते हैं। 1912 का केस है ये। एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ब्रिटिश की जो कैपिटल है वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी 1911 में, ठीक है। ये अनाउंसमेंट कब किया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तब किया गया था। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल था ये बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज़ को पसंद नहीं आया, क्योंकि बंगाल जो है रिवोल्यूशनरीज़ का गढ़ बन चुका था। वहाँ पे बहुत सारी एंटी ब्रिटिश रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती थी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे थे दिल्ली में। तो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड होकर रिवोल्यूशनरीज़ ने क्या किया कि बॉम्ब अटैक करा 23 दिसंबर 1912 को, राइट। लॉर्ड हार्डिंज बस हाथी में बैठ के आ रहे थे, उनके ऊपर बम फेंका गया, उनको इंजरी तो हुई बट वो बच गए थे, राइट। ये अटैक प्लान किसने करा था? इस अटैक के पीछे जो मेन रिवोल्यूशनरी लीडर थे वो थे रास बिहारी बोस। बम फेंका किसने था? बम एक्चुअली फेंका था बसंत कुमार विश्वास ने। ये बसंत कुमार विश्वास खड़े हैं, बम फेंक दिए हैं, हार्डिंज जो हाथी में बैठे हुए हैं, राइट। तो बसंता कुमार विश्वास ने एक्चुअली बम फेंका था और जो पूरी प्लानिंग थी वो थी रास बिहारी बोस की। याद रखना, रास बिहारी घोष नहीं, रास बिहारी बोस, ओके। इस अटैक की सिग्निफिकेंस क्या है? इस अटैक ने पहली बार ये दिखाया है कि जो नेशनलिज्म है वो बंगाल के बियॉन्ड भी जा रहा है, दिल्ली में भी अटैक्स हो रहे हैं, राइट। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या क्या हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है, 1905 में। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया 1904 में, ठीक है। और यही जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट ट्रिगर हुआ था, राइट। बाकी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट भी आया था उसको प्रिजर्व करने के लिए, राइट। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे बहुत फेमस है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस किया गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इससे ज़्यादा इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे कैपिटल का शिफ्ट हुआ था, मैंने बता ही दिया, इनके ऊपर केस, इनके ऊपर अटैक हुआ था, राइट। लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे ही याद रखना कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी 1914 में, राइट। क्वेश्चन आएगा कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरुआत हुआ तो वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंज थे, राइट। लॉर्ड वेवल तो बिल्कुल लास्ट फेज़ में आए थे, ठीक है। इनके टाइम पे वेवल प्लान आया था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये टॉपिक्स हमारे सामने आएंगे तब, राइट। ऐसे और भी केसेस हुए थे। मुजफ्फरपुर बम केस हुआ था 1908 में, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, बॉम्बिंग करी थी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, राइट। सिमिलरली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था 1929 में? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ओके। इस टॉपिक से आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ इंडिया में इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके फाउंडर कौन थे, राइट। अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप, अभिनव भारत सोसाइटी, इंडिया हाउस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन सब के कौन फाउंडर्स थे, इन सब का मेन पर्पस क्या था, ये सारी चीज़ें हम याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं तो इनको हम ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे, राइट। ट्रिक्स बनेगी कैसी, किस तरह से वर्ड कनेक्शंस होंगे? फॉर एग्जांपल सपोज आपको अभिनव भारत सोसाइटी याद करना है, राइट। और ये भी याद करना है कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में अभिनव भारत सोसाइटी का ही हाथ था, राइट। तो पहले तो पता होना चाहिए अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में नासिक में बनी थी। इसके जो फाउंडर्स थे मेनली विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, ये दोनों ही फाउंडर थे, विनायक और गणेश, राइट। तो आपको पता है गणेश जी को ही सिद्धि विनायक बोलते हैं, दोनों नाम एक जैसे हैं, विनायक गणेश, राइट। ये दोनों नाम विनायक और गणेश अभिनव भारत से कैसे जुड़े हुए थे, कैसे याद रखोगे? अभिनव भारत नाम पर समझ आ रहा है? अभिनव भारत मतलब अभी नया नया भारत बना है, इस तरह से याद रखो इसको, ठीक है। नाम से आपको थोड़े कनेक्शन जोड़ने पड़ेंगे। अभी नया नया भारत बना है, ठीक है। अब कोई चीज़ नई नई बनती है जब, तो पहले किसकी पूजा की जाती है? गणेश जी की जाती है ना। तो अभी नया नया भारत बना है, इसलिए हमने गणेश और विनायक की पूजा की। इस तरह से आपको अभिनव भारत सोसाइटी गणेश और विनायक दामोदर सावरकर की है, ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेगा, राइट। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में इनका हाथ था, ये कैसे याद रखोगे? गणेश जी की क्या काट दी थी? शिव जी ने नाक काट दी थी ना, उसके बाद ही तो उसमें हाथी का लगाया गया था। तो इस तरह से गणेश जी की नाक शिव जी ने काट दी थी ना, तो इस तरह से उन्होंने फिर नाक से आपको नासिक याद रखना है बस। तो विनायक और गणेश याद रहेगा, तो अभी नया नया भारत बना है तो अभिनव भारत सोसाइटी याद रहेगी, और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस से इनका लिंक है, ये भी याद हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस का आपको याद करवाऊंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में, राइट। फिलहाल ये क्योंकि ये लेक्चर डेमो लेक्चर है, इसमें इतना ही। एक ओरिएंटेशन लेक्चर था, हाउ वी विल अप्रोच द सेक्शन, इसमें क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, राइट। ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्रोनोलॉजी 1902 में अनुशीलन समिति आई, फिर अभिनव भारत समिति आया, फिर इंडिया हाउस, फिर गदर पार्टी, इनकी क्रोनोलॉजी भी कई बार पूछने में आती है, तो ये भी हम देखेंगे, राइट।
फिलहाल जो लोग इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट से बता सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो, कुछ और जानना हो रिगार्डिंग दिस बैच। इस बैच की फ़ीस है 999 ओनली, राइट। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो लोग इस लेक्चर को पेड बैच के देख रहे हैं उनके मन में अगर इस लेक्चर को देखें और आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे उनके मन में कुछ डाउट हो तो यू कैन एनी टाइम मैसेज मी ऑन माई ID, राइट। चलो, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।